तो चलें, देखो हम सब ने अपने पहले वीडियो में संविधान के वीडियो के अंतर्गत मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया था कि संविधान क्या है, उसका अर्थ क्या है, और संविधान में एक चीज पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि राज्य क्या है, और सरकार के स्वरूप पे चर्चा हुई थी, और व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में चर्चा हुई थी। तो जब आप संविधान पढ़ते हैं तो कई बार एक शब्द बड़ा चर्चा में रहता है जिसका नाम है संविधानवाद। यहाँ पर एक शब्द है संविधानवाद। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि संविधानवाद को और संविधान को दोनों को समानार्थी समझते हैं, या इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो संविधानवाद और संविधान दोनों में मूलभूत अंतर है। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये संविधानवाद है क्या और इसका अर्थ क्या होता है, और फिर ये जानेंगे कि भारतीय जो संविधान है उसमें संविधानवाद के कौन कौन से लक्षण हैं। तो संविधानवाद को समझने के लिए सबसे पहले आप इस बात को समझेंगे कि जो राज्य होता है, राज्य के पास सत्ता होती है। राज्य के पास जो होती है सत्ता होती है, या हम ये कह सकते हैं कि राज्य के पास एक विशेष शक्ति होती है। राज्य के पास एक सत्ता होती है या राज्य के पास एक विशेष शक्ति होती है। देखिए, राज्य, मैंने आपको बताया है कि राज्य क्यों बना है, तो इस बात पर प्रश्न अगर हम विचार करेंगे तो बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास रहेगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि राज्य और व्यक्ति के बीच में हमेशा संबंधों को लेकर के राजनीतिज्ञ अपने अपने विचार देते रहते हैं। तो व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने के लिए राज्य का जन्म हुआ है, और राज्य कई प्रकार के रहे हैं, जैसे राजतंत्र, निरंकुश तंत्र रहे हैं, या कुलीन तंत्र रहे हैं, धर्म तंत्र रहे हैं, और वर्तमान में जो सबसे चर्चित है वो उदार लोकतंत्र चर्चित है। यानी अगर आजकल हम देखेंगे तो राज्य की जो प्रगति होनी चाहिए वो ज्यादातर जो चर्चित है वो है कि उदार लोकतंत्र होनी चाहिए। यानी लोकतंत्र एक हमारी शासन प्रणाली बहुत चर्चित है, और उसमें उदारवादी तत्वों का सम्मिश्रण होना चाहिए। तो संविधानवाद को यदि हमें समझना है तो हमें इस बात को समझना है कि संविधानवाद का जन्म कहाँ से हुआ है और संविधानवाद अस्तित्व में क्यों आया है। तो इस बात को सबसे पहले आप समझेंगे कि राज्य के पास एक सत्ता या विशेष शक्ति होती है। अब अगर राज्य चाहे तो इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। अगर राज्य चाहे तो इस विशेष शक्ति या सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकता है, और ऐसा तमाम सारे शासन प्रणालियों में होता रहा है कि राज्य की सत्ता का या विशेष शक्ति का दुरुपयोग होता रहा है। तो संविधान जब बनता है, जब हम किसी देश का संविधान बनाते हैं तो इस चीज का प्रयास करते हैं कि जो राज्य की शक्ति है या राज्य की जो विशिष्ट शक्ति है उसका दुरुपयोग हम रोक पाए, या उसका दुरुपयोग न होने पाए। कोई भी ऐसा राज्य का उपकरण या सत्ता उस शक्ति का दुरुपयोग न करे। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार नियमों, प्रतिबंधों, या एक शब्द है बहुत कठिन है, निर्बंधन या बंधन, इसको आप समझ लीजिए कि कहने का मतलब है कि संविधान जब बनता है तो इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि शक्तियों का प्रयोग नियमों के अनुसार हो, राज्य असीमित शक्ति वाला ना हो, उसके ऊपर प्रतिबंध हो या उसके ऊपर बंधन हो। तो राज्य को काम करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वो विशेष शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि उस शक्ति का प्रयोग नियमों, प्रतिबंधों या विभिन्न निर्बंधनों, बंधनों के तहत करेगा। तो इस काम के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। यानी हमें समझना क्या है कि संविधानवाद क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि राज्य होता है, राज्य में विशिष्ट एक सत्ता होती है, एक विशेष शक्ति उसको दी जाती है ताकि वो शासन प्रणाली को, शासन को या अन्य चीजों को चलाने का प्रयास करे, तो दुरुपयोग न होने पाए। जैसे बहुत सारे लोग राज्य में विश्वास नहीं करते हैं,
जैसे कार्ल मार्क्स नहीं विश्वास करते हैं, अराजकतावादी राज्य को कहते हैं कि उसे होना ही नहीं चाहिए। तो राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नियमों, प्रतिबंधों, बंधनों के साथ करे, मतलब असीमित प्रयोग न करे। तो जब कोई राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के नियमों, उपनियमों के साथ करता है, साथ ही साथ अपने ऊपर प्रतिबंध को स्वीकार करता है, बंधन को भी स्वीकार करता है, तो ऐसी स्थिति में इस शक्ति के प्रयोग को संविधान सम्मत तरीके से करने को हम संविधानवाद के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर देखिए दोनों शब्द अलग है। संविधान का सरल मतलब क्या है? संविधान मैंने बताया था सुबह कि आपको विशिष्ट कानूनों का एक विधिक दस्तावेज होता है। संविधानवाद का मतलब होता है कि राज्य मनमानी शक्तियों का प्रयोग न करे, अपनी शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग करे कि व्यक्ति का कल्याण हो और वो नियम से, प्रतिबंधों से, निर्बंधों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसी को हम संविधानवाद के नाम से जानते हैं। तो ये संविधानवाद का सरल मतलब हुआ। तो अब यहां पर एक बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनको हम माने कि वो संविधानवाद के तहत आती है। यानी हम कैसे जानेंगे कि किसी देश में, प्रणाली में संविधानवाद है या नहीं है? तो संविधानवाद को जानने के लिए हमें यह जानना होता है कि संविधानवाद किन किन चीजों से पूर्ण होता है, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें संविधानवाद के दर्शन होते हैं। तो संविधानवाद में देखिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? शक्तियों का विभाजन। ये संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि शक्तियों का विभाजन क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि राज्य के पास विशिष्ट शक्ति होती है जिसका प्रयोग वो सरकार के माध्यम से कर सकता है। तो एक प्रश्न उठता है शक्तियों का विभाजन। देखिए इस बात को समझने के लिए फिर आपको पहले चलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सरकार एक होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यदि इन तीनों शक्तियों को किसी एक सत्ता में, एक मतलब जो है संगठन में, या एक किसी राजा में, या एक किसी शासन में एक कर दिया जाए, या उसी को सारी शक्तियां दे दी जाए, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पे संविधानवाद दौड़ हो जाता है, संविधानवाद पे प्रहार होता है। तो वहां पे ये होता है कि शक्तियों का दुरुपयोग भी होता है। जैसे प्राचीन समय में अनेक निरंकुश राजा शासन करते थे। तो निरंकुश राजा होते थे, निरंकुश राजा सारी शक्तियों का प्रयोग करते थे, यानी वही विधायिका है, वही कार्यपालिका है और वही न्यायपालिका है। तो संविधानवाद में सबसे पहली चीज ये सुनिश्चित की जाती है कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। यानी शक्तियों का विभाजन का मतलब ये होता है कि जैसे विधायिका या एक है न्यायपालिका और एक है कार्यपालिका, इनमें शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। जैसे अमेरिका के संविधान को अगर हम लें, अमेरिका के संविधान को अगर हम उठाएं, तो वहां पे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। तो वहां पे क्या है कि राष्ट्रपति, कार्यपालिका है, पूरी तरीके स्वतंत्र है, संसद वहां की पूरी तरीके स्वतंत्र है, और न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करती है। भारत में शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। तो संविधानवाद का सबसे पहला लक्षण होता है कि वो शक्तियों का विभाजन करता है। इसमें दूसरा होता है कि ये बहुमत के हितों को वरीयता देता है, बहुमत के हितों को वरीयता देता है। अर्थात इसमें किसी विशिष्ट अधिकार प्राप्त, जिनको आप कह सकते हैं कि विशिष्ट समूह, जैसे प्राचीन काल में जब शासन होता था तो राजा अपने वंश से या अपने धर्म से या अपने जाति से, अपने खानदान से, जिसको हम सब भाई भतीजावाद कहते हैं, वहीं से ज्यादा उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता था। तो संविधानवाद इस बात पर प्रयास करता है कि बहुमत के हितों को हमें वरीयता देनी है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना है, अधिकतम लोगों का कल्याण करना है। सत्ता का प्रयोग किसी व्यक्ति के, किसी मतलब जो है समूह के या खास समूह के हितों में नहीं होना चाहिए। तो सरल अर्थों में संविधानवाद हर उस चीज को रोकने का प्रयास करता है जिसमें शक्ति का दुरुपयोग होता है, या किसी विशेष पक्ष में शक्ति का प्रयोग किया जाता है, या किसी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया जाता है।
तो इसमें जैसे शक्तियों का विभाजन है और शक्तियों के विभाजन के साथ साथ बहुमत के हितों को वरीयता दी जाती है। इसके अलावा इसमें एक चीज और प्रयास की जाती है कि निरंकुश एवं अधिनायकवादी, शब्द ध्यान से देखना, निरंकुश एवं अधिनायकवादी शासकों की समाप्ति। निरंकुशवादी या निरंकुश और अधिनायकवादी शासकों की समाप्ति। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि निरंकुश और अधिनायकवादी शासक कौन होते हैं? निरंकुश का मतलब होता है कि जो किसी प्रकार के बंधन से बंधे नहीं होते हैं, सत्ता पर उनका असीम अधिकार होता है। कई बार कुछ लोग सही प्रयोग करते हैं, कुछ लोग गलत प्रयोग करते हैं। जैसे प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में ज्यादातर राजा निरंकुश होते थे। जैसे अकबर की बात करें तो अकबर एक निरंकुश शासक था, लेकिन कुछ अच्छे काम करता था तो उसको इतिहासकारों ने प्रबुद्ध निरंकुश कहा है। अधिनायकवादी कौन होते हैं? ये भी उसी तरीके के होते हैं। जैसे हिटलर को आप ले सकते हैं, जो किसी व्यक्ति पूजा को वरीयता देते हैं कि यही व्यक्ति ही सब कुछ है। तो निरंकुशता को और अधिनायकवाद को भी समाप्त करना ये एक लक्ष्य होता है संविधानवाद का। यानी संविधानवाद में आपने पहला क्या जाना कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास, एक संस्था के पास नहीं होनी चाहिए। अधिकतम लोगों के अधिकतम हितों पर उसके काम करना होता है। किसी व्यक्ति विशेष के, व्यक्ति समूह के या किसी मतलब धर्म के लिए काम नहीं करना होता है। और इसके अलावा एक चीज और इसमें आती है कि निरंकुश और अधिनायकवादी शासकों की समाप्ति। ये संविधानवाद का एक और लक्षण होता है। देखिए, कहने का मतलब है कि सब कुछ संविधान के अनुसार चले, नियमों के अनुसार चले, प्रतिबंधों के हिसाब से चले, विशेषाधिकारों का अभाव हो, बहुमत की इच्छा या बहुमत को वरीयता दिया जाए, निरंकुश अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को समाप्त किया जाए। तो एक ये भी इसका लक्षण आपको मिलेगा। इसके अलावा संविधानवाद एक चीज पर और बल देता है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यानी लोगों को अपने अधिकार पते होने चाहिए और उन अधिकारों का उनको न सिर्फ अधिकार उनको मिले बल्कि उनका अधिकारों का वो प्रयोग भी कर सके। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी इसमें बल दिया जाता है। और इसके साथ साथ जैसे न्यूनतम शासन की बात भी आती है कि हम शासन को कठोर न बनाएं, न्यूनतम शासन करें। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि जो हमारा संविधान है वो दो चीजों पर विचार करता है, एक राज्य और एक व्यक्ति। अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें इस बात पे विचार होता है कि राज्य कैसा होना चाहिए। कुछ लोग राज्य को, जैसे आप निरंकुशवादी, अधिनायकवादी, ऐसे शासकों से बात करेंगे, ऐसे शासन की बात करेंगे तो वो लोग राज्य को बहुत वरीयता देते हैं। लेकिन आप उदारवादियों के पास जाएंगे तो वो व्यक्ति को वरीयता देता है। मानवतावाद के पास जाएंगे तो वो व्यक्ति को वरीयता देते हैं। तो संविधानवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, न्यूनतम शासन की वकालत करता है। यानी ये सारे तत्व इसमें होने चाहिए। अब देखिए, फिर से एक बार आप रिव्यू कर लीजिए आराम से। मैंने पहले बताया कि आमतौर पे लोग संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो सरल भाषा में फिर से शुरू से देखते हैं हम सब। संविधानवाद क्या है? राज्य की जो सत्ता है या जो उसके प्राधिकार हैं, जो शक्ति है, उसका दुरुपयोग न होने पाए, राज्य की जो भी सत्ता है उसको नियमों के तहत लाया जाए और इसके लिए संविधान बनता है। संविधान में हर चीज लिखित रूप पे होती है। अगर अलिखित है तब भी वहां पर नियम कानून तो होते ही होते हैं। तो हर चीज नियम के अनुसार होती है, मनमाने तरीके से नहीं होती है। और जब इसकी शुरुआत हो जाती है कि शक्तियों का विभाजन, बहुमत की इच्छा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समर्थन, निरंकुश और अधिनायकवादी शक्तियों का समापन, ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो हम मानते हैं कि संविधानवाद वहां पे फल फूल रहा है, संविधानवाद वहां पे बढ़ रहा है। तो ये तो संविधानवाद का सरल अर्थ हुआ। अब इन मूल्यों के आधार पे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या भारतीय संविधान में संविधानवाद के कुछ तत्व मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। तो यानी हमें क्या देखना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, हमें क्या देखना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें संविधानवाद के तत्व कौन कौन से हैं। यानी भारत में संविधानवाद के तत्वों को हमें देखना है। हम कैसे जानेंगे कि भारतीय संविधान इन संविधानवाद की, जो मैंने व्याख्या की कि संविधान ऐसा होना चाहिए, संविधानवाद के अनुसार संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए,
तो इस बात को भी आप ध्यान से देख लेंगे। देखिए जब आप किसी अच्छी परीक्षा में जाते हैं तो ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की जाती हैं, इंटरव्यू में डिस्कस की जाती हैं, या मुख्य परीक्षा का भी लिखेंगे तो वहां पे इन चीजों का आपको स्पष्ट मतलब पता होना चाहिए कि संविधानवाद क्या है और संविधान क्या है और दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो देखिए हम सब लोगों ने संविधानवाद को ठीक से समझ लिया है कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद एक प्रकार की व्यवस्था है जो किसी राज्य द्वारा शक्ति के या सत्ता के मनमाने प्रयोग के खिलाफ हमको गारंटी देता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता का शक्ति का प्रयोग कुछ मूल्यों के तहत होना चाहिए। तो उन मूल्यों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जो भारतीय संविधानवाद है उसमें संविधानवाद के तत्व मौजूद हैं या नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान जब बना है तो उस समय विश्व के बहुत सारे संविधान बन चुके थे। जब भारत आजाद हुआ है तो उस समय सबसे लोकप्रिय प्रणाली संसदीय लोकतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। साथ ही साथ लिखित संविधान का बहुत जोर था, लिखित संविधान को बहुत ही महत्व प्राप्त था। देखिए लिखित संविधान भी संविधानवाद का एक अनिवार्य तत्व होता है, क्योंकि लिखित संविधान से ये हमको सुनिश्चित होता है कि जो भी होगा या जो भी मतलब शक्ति का प्रयोग होगा वो संविधान के अनुसार होगा। तो भारतीय संविधान में संविधानवाद के कौन कौन से तत्व मौजूद हैं इनको मैंने पॉइंट वाइज लिख लिया है और एक एक को हम सब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में संविधानवाद का सबसे पहला तत्व जो मौजूद है वो है लिखित संविधान। देखिए लिखित संविधान हमारे देश में है। इससे क्या होता है कि हमारे जो नियम हैं वो स्पष्ट हैं, लोग जैसे जैसे जागरूक होते हैं अपने संविधान के बारे में जानते हैं। इसके अलावा भारत में एक और चीज है, हमारे यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है। एक शब्द है संवैधानिक सर्वोच्चता, यानी हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। अब निरंकुश शासन में क्या होता है, व्यक्ति निरंकुशता को बढ़ावा देता है। कोई व्यक्ति सर्वोच्च हो सकता है, अधिनायकवाद में व्यक्ति सर्वोच्च होता है, लेकिन हमारे यहाँ लिखित संविधान है और संवैधानिक सर्वोच्चता है। यानी हमारे यहाँ जो भी संवैधानिक नियम है वो पूरी तरीके से लिखित है और उनको सर्वोच्चता प्रदान की गई है ताकि कोई भी राज्य या कोई भी सत्ता इनका दुरुपयोग न कर सके। दूसरा जो संविधानवाद का मूल्य है शक्तियों का विभाजन, तो भारत में शक्तियों का विभाजन मौजूद है। शक्तियों का विभाजन या पृथक्करण जिसको कह सकते हैं। शक्तियों का विभाजन का मतलब है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका अपनी शक्तियों का अलग अलग प्रयोग करें। तो भारत में शक्तियों के विभाजन के साथ साथ एक शब्द आप ध्यान रखेंगे, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का भी प्रयोग किया गया है, जिसको हम संविधान में आगे डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज है, मैंने बताया कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय लोकतंत्र बहुत फल फूल रहा था। तो भारत के सामने दो मॉडल थे, एक अमेरिका का अध्यक्षीय मॉडल या अध्यक्षीय शासन का मॉडल और एक ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र का मॉडल। तो भारत ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया, उसने अध्यक्षीय शासन की तुलना संसदीय लोकतंत्र को वरीयता दी। इसमें संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति सत्ता का नाम मात्र का प्रमुख होता है। संसदीय लोकतंत्र भारत ने क्यों अपनाया, इस पर भी प्रश्न बनते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो संसदीय लोकतंत्र भी हमारे संविधानवाद के मूल्यों के अनुसार ही है, यानी संसदीय लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक शासन जिसमें जनता ही संप्रभु है, जनता सर्वोच्च है, और संसद के माध्यम से हमारे यहाँ संसदीय शासन या संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया है। फिर विधि का शासन है। विधि का शासन आप अनुच्छेद 14 में आगे पढ़ेंगे। विधि के शासन का सरल मतलब है कि कानून ही प्रभावी है, कानून प्रबल है, किसी व्यक्ति की इच्छा या किसी की निरंकुशता, अधिनायकवाद को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो विधि का शासन ये भी संविधानवाद के अनुसार है, यानी कि विधि सर्वोच्च है। इसमें आगे हम सब पढ़ेंगे, जैसे इसका सरल मतलब ये भी है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। अनुच्छेद 14 में जब जाएंगे तो और व्याख्याएं होंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। तो मैंने बताया आपको कि राज्य और व्यक्ति के बीच में हमेशा टकराव रहा है और जो मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्तियों को दिए जाते हैं आमतौर पर राज्य के खिलाफ, या कुछ सकारात्मक भी होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं, लेकिन व्यक्ति को महत्व देते हुए मूल अधिकार प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान में इनकी भी जगह है। संविधानवाद का एक और लक्षण होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। देखिए शक्तियों के विभाजन में एक बात स्पष्ट है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों किसी एक सत्ता के अधीन नहीं होनी चाहिए और न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करती है। यदि कार्यपालिका अपने पद से विचलित हो जाए तो उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो
तो हमारे यहाँ न सिर्फ स्वतंत्र न्यायपालिका है बल्कि न्यायिक समीक्षा का भी सिद्धांत अपनाया गया है। न्यायिक समीक्षा का सरल मतलब है कि यदि कोई विधायिका संसद या राज्यों में विधानमंडल या और कोई विधिक जो संस्था मतलब अधिकरण है, एजेंसीज हैं, वो कोई भी ऐसा कानून बनाती हैं जो कह सकते हैं कि हमारे संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ है या संविधानवाद के खिलाफ है, तो उस कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और यदि जरूरत पड़े तो ऐसे कानून को रद्द भी किया जा सकता है। ये अधिकार हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और संविधानवाद में एक चीज और होती है कि लचीला संविधान है। नियमों को अपनाया जरूर गया है लेकिन लचीले संविधान के सिद्धांत को भी भारत ने स्वीकार किया है, यानी संशोधन जहां पे हो सकते हैं आसानी से उसको भी स्वीकार किया गया है, जहां पे कठोरता की जरूरत है उसको भी स्वीकार किया गया है। तो संविधान संशोधन भी हमारे यहाँ आसानी से हमारे संविधान में होते हैं। ये भी संविधानवाद के उदाहरण है। यानी कि कोई संविधान, जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी देश में संविधान बना लेकिन वो संविधानवाद के मूल्यों पर खरा नहीं उतर रहा है। जैसे कुछ दिन पहले नेपाल में एक संविधान बना जिसको मधेसी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। या कई देशों में ऐसा होता है कि संविधान के ऊपर यह आरोप लगता है कि उन्होंने कुछ नागरिकों को ज्यादा वरीयता दी है। तो संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कठोरता आ जाए, तो जरूरत पड़ने पर उसको लचीला बनाया जाता है और उसमें समय समय पर संशोधन भी किए जाते हैं। इसके अलावा सरकार का संघीय स्वरूप भी हमारे यहाँ अपनाया गया है। भारत विविधता वाला देश है तो कोई केंद्रीकृत शासन यहाँ पे ज्यादा प्रभावी नहीं है, इसलिए हमने संघीय स्वरूप को अपनाया है। तो देखिए भारतीय संविधान अगर हम देखेंगे तो इसमें संविधानवाद के मौलिक तत्व मौजूद हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संविधानवाद के निकट है या संविधानवाद के तत्वों को या संविधानवाद के जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करता है। तो देखिए इस लेक्चर में हम सब लोगों ने इस बात को जानने का प्रयास किया कि संविधानवाद होता क्या है। तो संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। संविधानवाद इस बात की गारंटी देता है कि कोई व्यक्ति या कोई भी राज्य की सत्ता शक्तियों का दुरुपयोग न करे, शक्तियों का मनमाना प्रयोग न करे। लिखित संविधान होने से सभी शक्तियों को उसी दायरे में रह करके नियमों के साथ, प्रतिबंधों के साथ, निर्बंधनों के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होता है। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता भी अपनाई गई है, इसीलिए शक्तियों का विभाजन भी होता है। एक हाथ में जब शक्ति आती है तो निरंकुशता होती है। इतिहास में आपने बहुत सारे निरंकुश राजाओं को पढ़ा होगा। तो ये जितने भी तत्वों पर हम लोगों ने व्याख्या की है, एक तरफ से आप इनको ध्यान से देख लेंगे कि भारतीय संविधान में संविधानवाद के तत्व। सबसे पहले संविधानवाद क्या होता है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है, संविधानवाद की जरूरत क्यों पड़ी और संविधानवाद के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं और भारतीय संविधान में संविधानवाद के कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। इन तत्वों को देखेंगे तो लिखित संविधान एक आपको मिलेगा, संवैधानिक सर्वोच्चता मैंने वहां पर व्याख्या की, शक्तियों का विभाजन भारत में पाया जाता है, संसदीय लोकतंत्र है हमारे यहाँ, विधि का शासन है, मूल अधिकार हमारे यहाँ पाए जाते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, लचीला संविधान और सरकार का संघीय स्वरूप। इन चीजों को अगर मिला करके पढ़े तो हम ये पाएंगे कि भारत में राज्य शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। यह सत्ता का कोई अंग यदि अपने पद से विचलित हो जाए, दुरुपयोग करने लगे, तो उस पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। तो इसलिए इस बात को हम मान सकते हैं कि भारतीय संविधान में संविधानवाद के तत्व मौजूद हैं और हमारा संविधान जो है वो संविधानवाद की कसौटी पर खरा उतरता है। तो आज ये आपका टॉपिक है संविधानवाद क्या है और उससे संबंधित जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे और जो आपको लगे आप लिख लेंगे।